तो देखिए आगे आइए, अब मैं बताता हूं आपको इससे आगे उत्प्रेरण या कैटालाइसिस के बारे में। उत्प्रेरण अर्थात कैटालाइसिस। देखिए सबसे पहले एक शब्द होता है कैटलिस्ट, जिसको कहते हैं उत्प्रेरक। यह शब्द सर्वप्रथम 1835 में बर्जीलियस नाम के स्वीडन के वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। उत्प्रेरक शब्द ऐसे पदार्थों के लिए किया था कि जिन पदार्थों की उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग बढ़ जाता है या रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में वृद्धि हो जाती है, वे पदार्थ कहलाते हैं उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट। और ये जो घटना है ये कहलाती है उत्प्रेरक। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रिया का वेग कम भी हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग घट जाता है, उनको भी उत्प्रेरक ही कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन सुने उत्प्रेरण या कैटालाइसिस की। वे रासायनिक पदार्थ जिनकी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनके उपस्थिति से या जिनकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होता है, परंतु वो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, परंतु अभिक्रिया के अंत में भार और बनावट की दृष्टि से शेष रहते हैं, उनके भार और बनावट में कोई अंतर नहीं आता है। ऐसे पदार्थ कहलाते हैं उत्प्रेरक या कैटलिस्ट। और ये घटना या प्रक्रम कहलाती है उत्प्रेरण यानी कैटालाइसिस। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि ये पोटेशियम क्लोरेट है, इसको यदि हम गर्म करते हैं तो लगभग 360 डिग्री सेंटीग्रेड के अति उच्च ताप पर ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीजन देती है, यानी KCl प्लस O2। बैलेंस करेंगे इसको इस तरीके से 2KCl प्लस 3O2, इस तरीके से। अगर हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो 360 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च ताप पर बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। लेकिन यदि इस प्रक्रिया में थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण डाल देते हैं तो उसके डालने से मात्र 60 डिग्री सेल्सियस पर ही बहुत तेजी से ऑक्सीजन मुक्त होती है या बनती है, जबकि अभिक्रिया के अंत में ये मैग्नीज डाइऑक्साइड ज्यों का त्यों शेष रह जाता है, केवल उसका रंग रूप बदलता है, उसके कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं आता है। तो ऐसे पदार्थ को कहते हैं उत्प्रेरक। तो एक बार फिर ध्यान में रखते हुए इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए आप उत्प्रेरण की और उत्प्रेरक शब्द की। वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया के अंत में भार और बनावट की दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं, वो कहलाते हैं उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट। और यह घटना या प्रक्रम कहलाता है कैटालाइसिस। ये आपने एग्जाम्पल देखा है। इसके अलावा और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे N2 प्लस H2 इज इक्वल टू 2NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनने की प्रक्रिया में जो Fe चूर्ण है, आयरन का चूर्ण, वो उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिससे अमोनिया बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो ये यहाँ पर अमोनिया का ये जो आयरन का जो चूर्ण है, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो समझ में आ गया होगा उत्प्रेरक और उत्प्रेरण। तो इस तरीके से आप देखेंगे उत्प्रेरक पदार्थ होता है और उत्प्रेरण एक घटना या प्रक्रम होता है। अब आइए आप
उत्प्रेरण के प्रकार, उत्प्रेरण के प्रकार। पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। एक तो है समांग उत्प्रेरण या होमोजीनस कैटालाइसिस, और दूसरा है विषमांग उत्प्रेरण। हेट्रोलाइसिस या हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है समांग उत्प्रेरण यानी होमोजीनस कैटालाइसिस, और दूसरा है विषमांग उत्प्रेरण यानी हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। होमोजीनस में पढ़ेंगे आप, समझिए होमोजीनस कैटालाइसिस किसको कहते हैं कि जब अभिकारक पदार्थ और उत्प्रेरक एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, अर्थात उनकी भौतिक अवस्था एक समान होती है, तो ऐसा उत्प्रेरण कहलाता है समांग उत्प्रेरण। जैसे उदाहरण के लिए आप यहीं पर देख रहे हैं, ये पहले वाली इक्वेशन में कि देखिए पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट ठोस होता है और मैंगनीज डाइऑक्साइड भी ठोस है, तो ये सॉलिड हो गया और ये भी सॉलिड। दोनों की, अभिकारक पदार्थ की भी और उत्प्रेरक की भी भौतिक अवस्था एक समान है, दोनों ठोस हैं, तो ये उत्प्रेरण कैसा है, समांग उत्प्रेरण। इसी तरीके से आप देखेंगे जैसे SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू SO3, इसको बैलेंस कर लेंगे, दो की यहाँ पर गुणा करके आप देख रहे हैं कि ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि गैस होती है, ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो अभिकारक पदार्थ भी और उत्प्रेरक भी दोनों गैसीय अवस्था में हैं, तो ये भी घटना किसकी है, समांग उत्प्रेरण की। और देखिए एग्जांपल जैसे C2H5 COO, बल्कि इथाइल एसीटेट का एग्जांपल आप समझिए CH3 COO C2H5। इथाइल एसीटेट का जब जल अपघटन होता है अम्ल की उपस्थिति में, और ये अम्ल होता है H2SO4। इस तरह एचाइन से भी दिखा देते हैं इसको, तब भी इसी से संबंध है उसका। तो आप देखें ये जलीय विलयन यूज होता, इथाइल एसीटेट लिक्विड होता है और ये जल भी लिक्विड है और H2SO4 भी लिक्विड है। तो इन दोनों की, अभिकारक पदार्थों की और उत्प्रेरक, ये दोनों के दोनों एक ही भौतिक अवस्था है इनकी। इसकी इक्वेशन इस तरीके से होती है CH3 COOH प्लस C2H5OH। तो आप यहाँ पर देखेंगे इथाइल एसीटेट और जल दोनों लिक्विड फॉर्म में है, दोनों अभिकारक, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड वो भी लिक्विड फॉर्म में है। तो ये दोनों एक ही भौतिक अवस्था में है, द्रव में, ये गैस में और ये ठोस में, तीनों के एक एग्जाम्पल हो गए। तो ये कहलाता है समांग उत्प्रेरण। अब आइए आप नंबर 2 पर, विषमांग उत्प्रेरण। विषमांग उत्प्रेरण में जब अभिकारक पदार्थ और उत्प्रेरक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में होते हैं, तो वह कहलाता है विषमांग उत्प्रेरण। उदाहरण के लिए आप देखेंगे जैसे यहां पर ये एग्जाम्पल है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया में नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। तो वहां तो ये एग्जाम्पल था समांग उत्प्रेरण में। अगर यहाँ पर हम प्लेटिनम का चूर्ण ले लें, और प्लेटिनम चूर्ण कैसा होता है, ठोस होता है, तो यहाँ पर अवस्था भिन्न हो गई। ये
गैसीय अवस्था में है और ये प्लेटिनम चूर्ण जो उत्प्रेरक है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में हो गए। तो ये उदाहरण किसका है? विषमांग उत्प्रेरण का। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि जब अभिकारक पदार्थ और उत्प्रेरक अलग अलग या भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में होते हैं तो ये घटना कहलाती है विषमांग उत्प्रेरण। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ये है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू अमोनिया 2NH3। इस प्रक्रिया में जो आयरन चूर्ण है ये उत्प्रेरक का, कैटलिस्ट का कार्य करता है। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, ये दोनों गैस हैं, लेकिन आयरन चूर्ण सॉलिड है, भिन्न फेज हो गई। तो ये उदाहरण किसका है? विषमांग उत्प्रेरण का। इस तरीके से आपने समझा उत्प्रेरक के प्रकार। अब आप आगे आइए, अब मैं आपको बताता हूं उत्प्रेरण का वर्गीकरण। उत्प्रेरण का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालाइसिस। अभी मैंने आपको बताया था कि भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। एक दूसरा तरीका है वेग के आधार पर उत्प्रेरण चार प्रकार का होता है, या उत्प्रेरण को हम ये भी कह सकते हैं कि चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब कौन से हैं वो चार वर्ग, आप ध्यान से समझिए। नंबर एक है धनात्मक उत्प्रेरण। धनात्मक उत्प्रेरण यानी पॉजिटिव कैटालाइसिस। नंबर दो ऋणात्मक उत्प्रेरण यानी नेगेटिव कैटालाइसिस। नंबर तीन स्व उत्प्रेरण यानी ऑटो कैटालाइसिस। और नंबर चार प्रेरित उत्प्रेरण अर्थात इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उत्प्रेरण को चार भागों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। वो हैं नंबर एक धनात्मक उत्प्रेरण अर्थात पॉजिटिव कैटालाइसिस। नंबर दो ऋणात्मक उत्प्रेरण अर्थात नेगेटिव कैटालाइसिस। नंबर तीन स्व उत्प्रेरण अर्थात ऑटो कैटालाइसिस। और नंबर चार प्रेरित उत्प्रेरण अर्थात इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। एक एक को समझिए आप। सबसे पहले है धनात्मक उत्प्रेरण। वे रासायनिक पदार्थ जिनकी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है तो वो पदार्थ कहलाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और ये घटना या प्रक्रम कहलाती है धनात्मक उत्प्रेरक। एक बार फिर समझिए, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है वो रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक अर्थात पॉजिटिव कैटेलिस्ट, और ये घटना या प्रक्रम कहलाता है धनात्मक उत्प्रेरण अर्थात पॉजिटिव कैटालाइसिस। उदाहरण के लिए आप देखिए कि जैसे अभी पहले कई एग्जाम्पल आपको बताए हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे ये है पोटेशियम क्लोरेट, KCl और ऑक्सीजन। इस प्रक्रिया में मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 का जो चूर्ण है वो धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके मिलाने से रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है।
इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये आपस में मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं SO3। इस प्रक्रिया में प्लेटिनम या नाइट्रिक ऑक्साइड गैस ये धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, तो ये भी कहलाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। या नेक्स्ट है N2 + 3H2 = 2NH3, अर्थात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनने की प्रक्रिया। इसमें आयरन चूर्ण ये अमोनिया बनने की दर को बढ़ा देता है, इसलिए ये भी किसका कार्य करता है? धनात्मक उत्प्रेरक का। आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर समझ लीजिए। वे रासायनिक पदार्थ जिनकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है या वेग में वृद्धि हो जाती है, वो रासायनिक पदार्थ तो कहलाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और ये घटना या प्रक्रम कहलाता है धनात्मक उत्प्रेरण, जिनके ये एग्जाम्पल आपके सामने। अब आगे आएंगे आप नंबर 2 पर, ऋणात्मक उत्प्रेरण यानी नेगेटिव कैटालाइसिस। इसमें समझिए वे रासायनिक पदार्थ जिनकी उपस्थिति से अभिक्रिया के वेग में कमी आ जाती है, या अभिक्रिया का जो वेग है वो कम हो जाता है, वे रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, और ये घटना या प्रक्रम कहलाती है ऋणात्मक उत्प्रेरण। उदाहरण के लिए जैसे आप देखेंगे, मैं इनको मिटाऊंगा यहाँ से ताकि आपको ऊपर दिखाई देता रहे। उदाहरण के लिए जैसे ये है H2O2 = H2O + O2। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड स्वतः ही अपघटित हो जाता है, किसमें? जल में और ऑक्सीजन में। अगर इसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 मिला देते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन की जो दर है वो कम हो जाती है, अर्थात ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इसके अपघटन की दर को कम कर देता है, इसलिए वो कार्य करता है ऋणात्मक उत्प्रेरक का। ध्यान से समझिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड स्वतः ही अपघटित हो जाता है जल और ऑक्सीजन में। यदि इसमें थोड़ी मात्रा में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 मिला देते हैं तो इसके अपघटन की जो दर है वो बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड भी इसका नाम ले देते हैं, ये इसके अपघटित होने की क्रिया को मंद कर देता है, अर्थात ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये सोडियम सल्फाइड है Na2SO3, ये ऑक्सीजन से संयोग करके सोडियम सल्फेट बनाता है Na2SO4। इस तरीके से बैलेंस कर लीजिए इसको। ये सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में यदि हम थोड़ी मात्रा में ग्लिसरॉल मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? ग्लिसरॉल, तो ये ग्लिसरॉल सोडियम सल्फाइड के सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत होने की प्रक्रिया को कम कर देता है, अर्थात ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये घटना हुई ऋणात्मक उत्प्रेरण की। और एक समझिए बहुत अच्छा वो है एग्जांपल है कि ये जो क्लोरोफॉर्म होती है, क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाती है और फॉस्जीन यानी कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है। इस तरीके से हम क्लोरोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन किसमें? सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में।
ये अपघटित होती है, क्या बनाती है, COCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, इस तरीके से। अब आप इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस कर लीजिए। अगर हम यहाँ 4 की गुणा करें तो 4 की गुणा यहाँ पर, और ऑक्सीजन 4 और 2 यहाँ पर 6 हुए, तो यहाँ 3 चौके 12। अच्छा, COCl2, तो यहाँ पर आप इसको बैलेंस कर लेंगे, इधर इधर गुणा भाग करके, नहीं ये HCl होगा यहाँ पर, HCl। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन 4 या 12, 8 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, 12 हो गया HCl। अब कार्बन यहाँ पर भी 4 हो गया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और 4 और 2 6 है, तो यहाँ 3 की गुणा कर दीजिए। इस तरीके से ये बैलेंस हो गई इक्वेशन आपकी, और ये कहलाती है कार्बोनिल क्लोराइड। इसको फॉस्जीन भी कहते हैं, फॉस्जीन, और ये प्राण घातक होती है। इसलिए अगर अशुद्ध क्लोरोफॉर्म पेशेंट को सुंघाई जाती है ऑपरेशन के लिए, तो वो फॉस्जीन के कारण उनको मार देती है, घातक विष होता है। किसकी उपस्थिति में, सनलाइट और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसलिए इस प्रक्रिया को रोकने के लिए यदि उसमें 1% इथाइल अल्कोहल C2H5OH मिला देते हैं, तो ये क्लोरोफॉर्म के कार्बोनिल क्लोराइड में अपघटित होने की क्रिया को बहुत मंद कर देता है। इसलिए किसका कार्य करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो एक बार फिर समझ लीजिए आप ऋणात्मक उत्प्रेरण को, कि वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, वो कहलाते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, और यह घटना या प्रक्रम कहलाता है ऋणात्मक उत्प्रेरण, जिनके एग्जाम्पल आप ये देख रहे हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण। अब आगे आप आएंगे नंबर 3 पर, समझिए स्व उत्प्रेरण। अब स्व उत्प्रेरण क्या होता है, जब क्रियाफल पदार्थों में से ही कोई एक पदार्थ